देवरानी शातिर है। अंजना एक सख्त औरत है जो कि अपनी बहुओं को अपने अंडर में रखना चाहती है, इसलिए वो पूर्णिमा को जब देखो एक ना एक काम बताती रहती। पूर्णिमा घर की बड़ी बहू है जो कि शुरू से अपनी मनमानी करना चाहती है। हमेशा वो यही चाहती है कि उसके ससुराल में बस उसकी चले। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ पूर्णिमा अपने मन में कहती है, मेरी शादी को 6 महीने हो गए, इस तरह तो नहीं चलेगा, दुखी हो गई हूँ मैं। इस सासू माँ को तो सबक सिखाना ही होगा। पूर्णिमा अपनी माँ सरिता को फ़ोन करके कहती है, माँ मैं ना अपनी सास को जीने नहीं दूंगी, जब से आई हूँ मेरा जीना आराम कर रखा है। मैंने कहाँ सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिल जाएगा, लेकिन तेरी बेटी भी ना कोई कम नहीं है, अब तो गई तेरी समधन। बेटी पागल मत बन, ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरी सास तुझसे नफरत करने लगे। कुछ ऐसा कर जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, तेरी देवरानी आ जाएगी, तो तू क्यों बुरी बन रही है। सारे काम का बोझ उस पर डाल देना और बड़ी बहू की तरह अपनी हुकूमत करना। माँ अभी उसे आने में 6 महीने हैं, तब तक तो मर जाऊंगी मैं। अरे मरे तेरे दुश्मन। बेटा मैंने तुझे बुरा बनने से मना किया है ना कि काम करने को। मीठी छुरी का नाम सुना है तूने? अब वही बनने का वक्त है। तेरी सास तुझे कोई काम कहे तो उसे सीधा मना करने की जगह कोई बहाना बना देना। वाह माँ, तुम तो सवा शेर निकली। आखिरकार तुझे खानदानी जेवर उसी से लेने हैं। सास को खुश रखेगी तो सब तेरे अंडर में होगा। पूर्णिमा सोचती है, माँ सही तो कह रही हैं। अब सासू माँ देखिए आपकी बहू क्या करती है। पूर्णिमा एक अच्छी बहू की तरह अगले दिन सुबह उठती है। अंजना पूर्णिमा को देखते ही कहती है, बहू चाय बना दे और थोड़ी कड़ी बनाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर खांसती रही हूँ। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। ऐसे भी मेरी माँ कहती है सास ससुर की सेवा से भगवान खुश होते हैं। तेरी माँ बिल्कुल सही कहती है। मेरी समधन अच्छी है, वरना सब तो अपनी बेटी का घर फुड़वाने में लगी रहती है। पूर्णिमा रसोई में जाती है और ठंडा पानी खुद पर गिराकर गर्म पानी गिरने की एक्टिंग करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, माँ जल गई मैं। सब भागते हुए पूर्णिमा के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं और मनीष उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। भाभी अब तुम आराम करो, जब देखो लगी रहती हो। वो देवर जी मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। आपकी माँ मुझे रात के 12 बजे तक काम करवाती रहती है और सुबह सबसे पहले मुझे उठा देती है। उसी कारण आंखों के आगे धुंधला आ गया और पेट पर पानी गिर गया। माँ भी ना, मैं खाने वाली ले आता हूँ भाभी। मनीष के जाने के बाद पूर्णिमा कहती है, आने वाले 10 सालों में ये घर सब कुछ मेरा होगा। मनीष तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कब तुम बेघर हो जाओगे। इधर मनीष काम वाली ढूंढने चला जाता है। अंजना को रसोई में जाना पड़ता है और वो गुस्से से कहती है, आशा और मनीष की शादी अभी अगले महीने ही करवा देती हूँ। झाड़े तक रुकी तो मैं तो गई। 2 बहुएं रहेंगी तो एक दूसरे का काम कर सकेगी। अंजना रसोई से आती है और कहती है, पवन तू अभी ही अपना महाराज बुला ले, 1 महीने तक वही खाना बनाएगा। और मैं आशा के घर वालों से बात करती हूँ, इसी महीने मनीष की शादी कर देंगे। माँ जैसा तुम कहो। अंजना मनीष के ससुराल वालों से बात कर लेती है और महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है। आशा कई अरमानों के साथ बहू बनकर अपने ससुराल आती है। पूर्णिमा भली बनकर आशा से कहती है, आशा तुम मेरी देवरानी नहीं मेरी बहन हो। हम दोनों ऐसे रहेंगे कि कोई कह ही नहीं पाएगा कि एक घर में 2 बहू इस तरह एक साथ कैसे रह रही हैं। जी भाभी, मनीष मेरा देवर नहीं मेरा बेटा है। सब कुछ सही चलता है। शादी के 1 महीने बाद भी खाना बनाने वाला महाराज वहीं रहता है। फिर एक रोज़ पूर्णिमा धीरे से अंजना से जाकर कहती है, मम्मी जी अब महाराज की क्या ज़रूरत है। जब मैं आई थी तब तो 10 दिन में ही मैं काम करने लगी थी। मुझे तो आशा के लक्षण काम करने लायक लग नहीं रहा। अगर कुछ और दिन इसी तरह रहा तो वो महारानी कभी काम नहीं करेगी। मैंने तो आपको सास नहीं माँ माना है, इसलिए कह रही हूँ। हाँ बहू सो तो है। अंजना उसी वक्त महाराज को हटा देती है और दोनों बहुओं से कहती है, अब दोनों मिलकर काम करो, देख लो कौन क्या करेगा। जी मम्मी जी हम कर लेंगे। पूर्णिमा आशा से कहती है, तुम नाश्ता और दोपहर का खाना बना लो, मैं मम्मी जी के कपड़े और उनका रूम साफ़ कर देती हूँ।
मम्मी जी काम वालियों से अपना काम नहीं करवाती ना, और तो और खाना बनाकर कोई उनके कमरे में भी नहीं जा सकता। ठीक है भाभी। पूर्णिमा मुस्कुराकर अंजना के कमरे में चली जाती है और इधर आशा रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। आशा पहले नाश्ता बनाती है, फिर बेचारी बिना आराम किए दोपहर के खाने में लग जाती है। यहाँ पूर्णिमा धीरे धीरे 2 घंटे तक कमरा साफ कर फिर 4 घंटे तक आराम से कपड़ा धोती रहती है। और रात के खाने में आधे से ज़्यादा समय तो सुबह का बचा हुआ खाना ही सब खा लेते हैं, और कितनी बार तो सुबह का खाना इतना हैवी होता है कि कोई खाता ही नहीं। पूर्णिमा पूरी तरह से काम से बच जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। आशा को 1 मिनट का समय खुद के लिए नहीं मिलता। इधर मनीष पूरे घर का राशन लाता है और पवन 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। एक दिन आशा मनीष से कहती है, इस तरह नहीं चलेगा। मैं देख रही हूँ इस घर में सब शातिर है, सब अपना पैसा बचाने में लगे रहते हैं। जिठानी जी एक काम नहीं करती। अब इस घर में आप 1 रुपया नहीं देंगे, अगर देना भी है तो बराबर का पैसा देंगे। अगर भैया खर्च में कुछ नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो? भैया भाभी भी तो अपनी है ना। तभी पूर्णिमा अंदर आ जाती है। क्या हुआ देवर जी, कोई बात है क्या? अब नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। फिर आशा ज़ोर से कहती है, आप चलो यहाँ से, ये लोग खाकर ही मानेंगे। अब 1 रुपया भी नहीं देना किसी को। पूर्णिमा की आंखें बड़ी हो जाती है। पूर्णिमा पवन से कहती है, ये तो बहुत शातिर है, मेरे देवर के मुंह में तो ज़बान भी नहीं है, इतना होने पर भी वो कुछ नहीं कह रहा। पर हम अपना हिस्सा दे देना। अरे कुछ नहीं देना है, बोलने दो इसे। मैं भी इतने समय अकेले मम्मी जी का काम करती रही, ये तो अभी आई है। पवन चला जाता है। इधर अंजना को हार्ट अटैक आ जाता है। जल्दी से उसे आशा अस्पताल में भर्ती करवाती है। पहले पैसा जमा करवा दीजिए, तभी हम ट्रीटमेंट चालू कर पाएंगे। पवन और पूर्णिमा तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और आशा से कहते हैं, देखो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और मेरे पास जो था मैंने अभी दुकान में लगा दिया है। ऊपर से मनीष की शादी में इतना खर्चा हुआ सो अलग। आशा मनीष को फ़ोन करके अस्पताल बुलाती है। मनीष सारे बिल भरता है और अंजना का इलाज शुरू होता है, लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाती। पूर्णिमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मम्मी जी नहीं रही, अब इस घर का क्या होगा? इस घर को तो बांध रखा था उन्होंने। तब तमतमाती हुई आशा कहती है, मनीष, मम्मी जी को लेकर यहाँ से चलो। इन लोगों से बस ड्रामा करवा लो। 1 रुपया भी इनसे निकलता नहीं है। अभी अर्थी उठाने में भी इनसे पैसे नहीं निकलेंगे। भाभी ये रोना धोना बंद करो, माँ को लेकर घर चलो। पूर्णिमा उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन घर पहुंचकर सब रिश्तेदारों से आशा की दम भर चुगली करती है। फिर एक पड़ोसन से कहती है, मेरी देवरानी ना बहुत शातिर है, देवर को वही आग लगाती रहती है। जो देवर आज तक मेरे सामने कुछ नहीं बोला, उसने आज मुझे कितना सुनाया। ये सब ना उसी डायन का किया कराया है। आती ही घर को अलग करने में लग गई, और मम्मी जी बेचारी इसी सदमे में चली गई। बहुत खराब आई है मनीष की पत्नी। अंजना बहन का तो घर ही टूट गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। इधर जब अंजना की बॉडी को लेकर मनीष और आशा घर आते हैं, तब सभी लोग आशा को घूरने लगते हैं और उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। आशा सबकी हरकतों से सब समझती है। 12 दिन बाद सब कुछ हो जाने के बाद आशा मनीष से कहती है, अब इन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि दुश्मन के साथ रहे। ठीक है, मैं आज ही भैया से बात करता हूँ कि इस घर के हिस्से कर दे और हम दोनों अलग अलग अपने अपने हिस्से में रहें। मनीष पवन के पास जाता है और उससे कहता है, भैया अब हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, हमें अलग हो जाना चाहिए। साथ में रहकर रोज़ लड़ाई हो, इससे तो अच्छा ही है कि हम अलग रहें। पवन कुछ कहता है उससे पहले ही पूर्णिमा वहाँ आकर कहती है, देवर जी मुझे सब पता है कि ये सब आशा का किया कराया है। सब उसी ने भरा है ना आपको। वो आग लगा रही है ताकि आपको हमसे दूर कर दे। फिर रोते हुए पूर्णिमा कहती है, देवर जी मैंने आपको अपना बच्चा माना है, लेकिन आज आपके मुंह से ना ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। आशा आकर इस घर की खुशियाँ खा गई। भाभी अब हिस्से हो ही जाने चाहिए, ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आशा भी वहाँ आ जाती है। भाभी ये ढकोसले अपने पास रखिए, मैं अभी वकील को बुलाती हूँ। अभी के अभी ही पेपर सहित बंटवारा हो जाना चाहिए। तब पूर्णिमा अपने कमरे में जाती है और घर के पेपर ले आती है, जिसमें घर और अंजना के सारे जेवर पूर्णिमा के नाम पर होते हैं। कौन सा बंटवारा? ये पूरा घर तो मेरा है।
मैं तो एहसान करके तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। मनीष की आंखें छलक जाती हैं। देख लिया ना मनीष, कौन शातिर है। बेटा बेटा बोलकर धोखा कर गई। मुझे सब कहते हैं मैं कड़वा बोलती हूँ। मिश्री की तरह बोलकर कम से कम किसी का हक तो नहीं खाती हूँ। भाभी, आप हमेशा आशा के लिए सबके कान भरती रही, लेकिन आज दिन में सांप आप निकली। ये प्रॉपर्टी आप ही रख लो, लेकिन याद रखना आपके पास ये ज़्यादा दिनों तक रहेगी नहीं। लूटा हुआ लूट लिया जाता है। भैया, आप भी मेरी बात याद रखना। आपने अपनी पत्नी के लिए भाई से गद्दारी की, आपको यही पत्नी जीने नहीं देगी। इतना कहकर आशा और मनीष घर छोड़कर चले जाते हैं। सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 37 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू, मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं, मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनकी पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था। अब देखो, उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है, फिर देखना अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो भर भर के चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। हाँ। जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं, लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी, मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? अब तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए? उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो,
हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई? यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने? मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? अचानक से आपका शुगर लेवल इतना बढ़ कैसे गया? वो क्या है ना बहू, तुम इतनी चॉकलेटी दिखती हो, इतनी सारी चॉकलेट खाती हो, तो मुझे लगा मैं भी छुप छुप कर चॉकलेट खाना शुरू कर देती हूँ ताकि जवान हो जाऊंगी, और इसी चक्कर में मुझे डायबिटीज हो गई। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया? मैं तो शुगर फ्री चॉकलेट खाती थी, वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली। आपको पहले पूरी बात तो पता करनी चाहिए थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी पड़ोसन को ये नुस्खा बताया और उसने सारे मोहल्ले की औरतों को। हाँ? तो क्या मोहल्ले की सारी औरतें डायबिटीज की शिकार हो गई हैं? और नहीं तो क्या, सबको तुम्हारी तरह चॉकलेटी और जवान जो दिखना था। अब हम क्या करें, सबका पाप हमारे ही मत्थे लगेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करिए। कल पार्क में मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाइए, देखना मैं कुछ न कुछ इलाज जरूर बताऊंगी। अवनी के कहने पर सुनीता मोहल्ले की सारी औरतों को पार्क में बुलाती है। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पहले ही तुम्हारी बहू के चक्कर में डायबिटीज हो गई है हमको। चॉकलेट ही बनना तो दूर, खुद चलता फिरता चॉकलेट का डब्बा बन गया है। मीठे की बीमारी जो लग गई है। अरे हाथ पांव इतने दुखते हैं, ऐसा लगता है अभी से बुढ़ापा आ गया। सुनीता बहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे आप सब लोग चुप हो जाइए, बस कुछ दिन की बात है, सब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाएंगी। अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। ठीक है, तो क्या आप लोग मेरी तरह चॉकलेटी, खूबसूरत, अच्छा नहीं दिखना चाहती? देखना तो चाहते हैं, लेकिन अब देखने के लायक भी नहीं रहे। देखिए, कल से रोज सुबह 5:30 बजे सब लोग मुझे यहाँ पर मिलेंगे। हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे और देखना धीरे धीरे कैसे ये बीमारी आप लोगों का पीछा छोड़ देती है और आप फिर से जवान दिखने लगेंगे। सारी औरतें एक बार फिर से अवनी की बात मान लेती हैं और सबका शुगर लेवल पहले से कम हो जाता है और हेल्थ पहले से भी अच्छी। बहू, भगवान भला करे तुम्हारा, वरना सब लोगों की हाय हमको लग जाती। मम्मी जी, कभी भी किसी की भी पूरी जानकारी के बिना कॉपी नहीं करनी चाहिए, भले ही वो चॉकलेटी और जवान बनने की बात हो या फिर कुछ और। हाँ, एक बात और, जब भी आपको चॉकलेट खानी हो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगी आपको चॉकलेट, शुगर फ्री वाली।